चलिए हो गया, सही आ रहा है। चलिए हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ये फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए हैं, ठीक ना, रासायनिक अभिक्रिया और उनके समीकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे आम्ल, क्षार और लवण, ठीक। तो चलिए केमिस्ट्री में है, तो केमिस्ट्री में हम लोग लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे। लेसन नंबर 2 में आपको मिलेगा पढ़ने के लिए आम्ल, क्षारक एवं लवण, है ना। तो आम्ल, क्षार, लवण है लेसन नंबर 2 में। तो आम्ल को अंग्रेजी में बोलते हैं एसिड, एसिड्स। इसको क्षार को बोलते हैं बेस, समझ गए, बेसेस होता है, बेस एंड साल्ट्स। ये आपका टॉपिक्स है आम्ल, क्षार, लवण का, ठीक। तो आम्ल, क्षार, लवण में हमको ये जानना है कि आम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। तो आप लोग कई इसमें जो आप देख रहे हैं ये चैनल बेबल जोन कोचिंग सेंटर, इसमें आपको आम्ल, क्षार, लवण के बारे में कंपटीशन के तौर पर इसमें बताया गया है बेसिक रूप से, ठीक। तो आप उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। और ये आप लोग जो पढ़ रहे हैं 10th लेवल का पढ़ रहे हैं, इसमें आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड चीज़ बताया जा रहा है, समझ गए। जैसे कि इसमें हम जानेंगे पहले कि आम्ल, क्षार एवं लवण में, तो इसमें एक आता है सूचक। हाँ, सूचक यानी इंडिकेटर होता है। सूचक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंडिकेटर। एक होता है सूचक, इंडिकेटर, है ना। तो इंडिकेटर होता है बुआ। तो इंडिकेटर में आपको एक चीज़ जानना है कि होता क्या है, सूचक होता क्या है। तो सूचक मतलब क्या है, अंग्रेजी से आपको पता करा कि इंडिकेट कर रहा है ना। तो इंडिकेट कर रहा है, किसी चीज़ की जानकारी दे रहा है। तो ये हम आम्ल, क्षार, लवण पढ़े, तो इसमें हमको जानकारी मिलेगा सूचक से, आम्ल, क्षार और लवण की जानकारी मिलेगा, है ना। तो सूचक होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें ये याद रखना इसका डेफिनेशन कि वैसा पदार्थ जो अपना रंग बदलकर विलयन को अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देता है, उसे सूचक कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? सूचक कहेंगे। तो आम्ल, क्षार में पहले यही जानना है कि इंडिकेटर यानी सूचक होता क्या है कि वैसा पदार्थ जो अपना रंग बदलकर विलयन को अम्लीय या क्षारीय होने की जानकारी देता है। तो विलयन क्या होता है? एक सॉल्यूशन होता है, किसी पदार्थ में मिला देना है, पानी मिला कर उसको घोल देना है, इस तरह का एक सॉल्यूशन तैयार होता है, ठीक ना। तो इसमें आपको सूचक है, तो सूचक में होता कौन चीज़? तो मिथाइल ऑरेंज, ठीक। क्या होगा? मिथाइल ऑरेंज। लिटमस पत्र होता है, ठीक ना। जैसे इसका सूचक में आपको याद रखना एग्जाम्पल में, तो एक होता है लिटमस पत्र, हाँ लिटमस, हाँ लिटमस पत्र, या इसी को विलयन भी बोलेंगे, विलयन। एक होता है मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज, एक होता है मिथाइल ऑरेंज। तो ये आपका एग्जाम्पल है, समझ गए। तो लिटमस पत्र और विलयन होता है। तो लिटमस पत्र आमतौर पर होता क्या है ना। लिटमस पत्र यानी लिटमस विलयन है। तो लिटमस एक पत्र है
तो आपको मिलेगा जो लिटमस पत्र वो बैगनी कलर का मिलेगा, ये याद रखिएगा। समझ गए? जो लिटमस पत्र रहेगा आपको वो किस कलर का रहेगा? बैगनी कलर का रहेगा। समझ गए? हाँ, तो ये आपका सूचक है। अब सूचक है तो हम इसमें जानते हैं कि अम्ल और अम्लीय और क्षारीय होने की जानकारी देता, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार होता क्या है ना। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे, अम्ल और क्षार के बारे में। ठीक, चलिए लिख लिए? चलिए लिखिए तो जल्दी। चलिए अब इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स आते हैं, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए लिटमस पत्र जो आप जाने यहाँ पर ही, ठीक, तो इसका पॉइंट्स में आप लिए याद रखिएगा कि जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस पत्र लाइकेन नामक अपुष्पी पदार्थ से प्राप्त होता है। तो जो लिटमस पत्र है किससे प्राप्त होगा? लाइकेन नामक अपुष्पी पदार्थ से प्राप्त होता है, या अपुष्पी पादप से भी लिख सकते हैं आप, है ना। अपुष्पी पादप से प्राप्त होता है। तो ये हो गया लिटमस पत्र के बारे में कि लिटमस पत्र का किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन नामक अपुष्पी पादप से प्राप्त होता है। समझ गए? एक इसमें होता है कि अम्लीय विलयन जो देखे हैं, अम्लीय विलयन जो वो लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा? अम्लीय विलयन जो होता है, जिसे उसको कहने का मतलब कि अम्ल होता है, तो अम्ल होता है जो लाल, जो यहाँ लिटमस पत्र है उसका रंग लाल करता है कि पीला करता है या नीला करता है। इसमें एक पॉइंट्स आती है, उसको लिखो। अम्लीय विलयन में इसको पॉइंट्स में लिखो। अम्लीय विलयन में, ठीक ना, अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र का रंग, अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र का रंग, अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र का रंग लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। अम्लीय विलयन में जो नीले लिटमस पत्र का रंग रहेगा वो कैसा होगा? लाल होगा। समझ गए? वो कैसा कर देगा? लाल होगा। तो अब इसमें अम्लीय विलयन में होगा, लेकिन क्षारीय विलयन जो रहेगा बाबू, तो क्षारीय विलयन का जो रंग रहेगा, ठीक ना, तो क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र हो जाएगा, है ना। कैसा पत्र? लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा होगा? नीला होता है, नीला होता है ना। एक ये भी बताए थे कि जो लिटमस पत्र है, लिटमस पत्र या विलयन का रंग कैसा होगा? हाँ, बैगनी होता है। ये चीज तो हम सब जान ही रहे हैं कि अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पत्र रहेगा वो लाल हो जाएगा, लेकिन क्षारीय विलयन जो रहेगा लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो इसमें एक चीज याद रखना कि जो लिटमस पत्र है तो उसका रंग कैसा होता है?
है ना। तो लिटमस पत्र का रंग हमेशा कैसा रहेगा? बैगनी रहेगा। बैगनी रहेगा तब उसी में हम विलयन डालेंगे। नीला लिटमस पत्र में तो लाल हो जाएगा, और लाल में डालेंगे तो नीला हो जाएगा। अगर इससे भी हमें नहीं याद है तो आप एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं इसको, ठीक ना। हाँ, ट्रिक के माध्यम से, जैसे कि क्या करना है कि अनिल याद रखना है। क्या याद रखना है? अनिल। तो अनिल से हो गया, ए से हो गया आम्ल, आ से हो गया क्या? आम्ल, ना से हो गया नीला, है ना, ला से हो गया लाल। तो आप याद कर सकते हैं ना जी कि अम्ल जो रहेगा, अम्लीय जो रहेगा, अम्लीय विलयन जो रहेगा और नीला लिटमस पत्र को क्या करेगा? लाल करेगा। तो अम्ल रहेगा जो नीले लिटमस पत्र को क्या कर देगा? लाल कर देगा। तो इन्हें लिखा है यहाँ अम्लीय विलयन में नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाता है? लाल होता है। लेकिन एक और याद रखना है, छोलनी। क्या याद रखना है? हाँ, छोलनी, है ना, छोलनी। ये छोलनी देखा है? तो छा से हो जाएगा छार, है ना, और ला से हो जाएगा लाल, और ना से हो जाएगा नीला। तो बताओ, क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा, है ना। अगर इससे याद नहीं है तो एक चीज और याद रख सकते हैं अंग्रेजी में। ए को बोलते हैं क्या? एसिड, है ना। अब बी को क्या बोलते हैं? एन को क्या? नीला को क्या बोलते हैं? ब्लू ना जी। एल से आर ना। तो ए बी आर याद रखेंगे तो याद हो जाए कि एसिड जो रहेगा वो ब्लू को रेड कर देता है ना। एसिड यानी कि एसिड यानी अम्ल, अम्ल जो रहेगा ब्लू कलर को क्या कर देगा? रेड कर देगा। लेकिन यहाँ क्षार है तो क्षार का मतलब बेस ना, बी आर और क्या होगा? बी, बी आर बी, यानी बेस हो गया, बेस होगा यानी कि क्षार होगा जो रेड कलर को जो रहेगा कैसा कर देगा? नीला कर देगा। ब्लू है तो नीला, आर बी आर, है ना, सॉरी बी आर बी। तो इससे भी याद कर सकते हैं। अंग्रेजी चीज जो अंग्रेजी मीडियम करेंगे वो अपना अंग्रेजी लैंग्वेज समझ करके भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। आप लोग बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड न्यूनतम तैयारी कीजिए, समझ गए? हाँ, तो लिखिए इसको। चलिए चलिए, तो इस चीज़ के बारे में हम लोग याद रखेंगे कि लिटमस पत्र रहेगा जो लाइकेन नामक पुष्पी पादप से प्राप्त होता है, और अम्लीय विलयन है जो नीले लिटमस पत्र का रंग कैसा होता है? लाल होता है। और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र का रंग नीला होता है। और ये भी याद रखना कि लिटमस पत्र या विलयन का रंग कैसा होता है? बैगनी होता है। अगर उससे भी याद ना है तो हम किस माध्यम से याद करेंगे? अनिल छोलनी से, है ना, कि अम्ल रहेगा जो अम्लीय विलयन रहेगा नीला लिटमस पत्र को कैसा कर देगा? लाल। और क्षार में लाल लिटमस पत्र का रंग कैसा हो जाएगा? नीला। तो बीच बेला जो है ना उसके साथ बोलना आपको कोची? अम्लीय विलयन में नीला लिटमस पत्र, है ना, नीला लिटमस पत्र का रंग लाल हो जाता है और लाल लिटमस पत्र का रंग नीला हो जाता है किसमें? क्षार में। समझ गए? अब देखिए, अब आपको इसमें आम्ल और क्षार में अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा ना, कि दिक्कत है? तो इसमें अब आप जानिए कि आम्ल का मुख्य गुण, आम्ल का मुख्य गुण। तो इसमें आम्ल का मुख्य गुण है तो इसमें गुण जानना है। रियलिटी बताया जाए तो आम्ल का कोई डिफिनेशन नहीं होता। आम्ल जो भी है उसमें प्रॉपर्टीज होती है, यानी उसका गुण होता है आम्ल का। समझ गए? आम्ल का ये नहीं कि डिफिनेशन होता है, वो गुण के आधार पर हम लोग डिफिनेशन बना दिए हैं। समझ गए? तो आम्ल देखिए, आम्ल क्या होता है? पहला पॉइंट जानिएगा आम्ल में कि आम्ल स्वाद में खट्टा होता है। आम्ल स्वाद में होता है कि नहीं होता है? होता है।
अभी हम बताएं कि आम्ल जो होता है, आम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल करता है। तो इसका दूसरा गुण क्या होगा कि आम्ल नीले लिटमस पत्र को कैसा कर देता है, लाल कर देता है। ये अम्ल का गुण है ना जी, कि नहीं है। और ये भी बताया गया था कि अम्ल जो होता है, अम्लीय घोल विद्युत का क्या होता है, हाँ, अम्लीय घोल विद्युत का सुचालक क्या होता है, सुचालक ना होता है जी। तो अम्लीय जो अम्ल होता है, अम्ल एक तरह का एसिड है, यानी कि उसको बोलते हैं तेजाब, है ना। हम लोग को क्या बोलते हैं, तेजाब बोलते हैं। अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, एसिड, है ना। तो एसिड होता है, तो वो अम्लीय जो घोल है, तो अम्लीय घोल को हम देखो डालते हैं तो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। जैसे बैटरी देखे हो ना, बैटरी में अम्लीय घोल डालते हैं ना, एसिड डालते हैं ना जी, एसिड डालते हैं तो क्या होता है, विद्युत उसमें से करंट निकलता है, तो यानी सुचालक है। तो हम पहले भी बताए थे, सुचालक जो रहेगा उसमें लाइन करंट उत्पन्न होगा, और कुचालक रहेगा उसमें करंट उत्पन्न नहीं होगा। जैसे बताओ कि ग्रेफाइट था, तो ग्रेफाइट यानी कि क्या हो गया, ग्रेफाइट में विद्युत का सुचालक है कि कुचालक, सुचालक। वो कैसे बताओ, आम्ल जैसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जैसे देखे ना, पेंसिल है, तो पेंसिल का जो उसमें नोक रहता है वो क्या चीज़ का बना रहता है, ग्रेफाइट का बना रहता है। तो उसमें भी करंट उत्पन्न होगा, क्योंकि वो ग्रेफाइट है, तो उसमें विद्युत का सुचालक है, ठीक ना। अब देखो एक चौथा पॉइंट से है कि आम्ल धातु को जल्दी संचारित करता है। मतलब जल्दी संचारित करने का मतलब कि जो जंग लगेगा ना, एसिड हो गया तो एसिड है जो कि हम गिरा देंगे अगर किसी भी मेटल पे, तो क्या होगा, जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, तुरंत वहाँ पे रिएक्शन दिखा देगा, समझिए, कोई भी मेटल पे। तो इसीलिए आम्ल होता है कि धातु को जल्दी संचारित करता है, समझ गए। फिर 5 पॉइंट्स देखिए। आम्ल होता है तो आम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता है। यानी इस तरह से आपको मिलेगा कभी पीएच लेस देन 7, है ना। पीएच मान जो कि 7 से क्या है, कम है आम्ल का, समझ गए। तो ये आपका क्या हो गया, इसका गुण हो गया, आम्ल का गुण हो गया। अब कुछ कुछ बातें आपको मिलेगी। अब उसमें आप देखिए, इसमें कुछ है आपको, जैसे कहे कि इमली है, तो इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, इमली, हाँ, तो इमली हो गया, तो ये सब में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। सेव हो गया तो मौलिक एसिड, ठीक ना। सिरका में एसिटिक एसिड, चींटी के डंक हो गया, या किसी भी डंक जो मारने वाला हो, है ना, तो उसमें फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और चाय होता है, तो चाय में कौन सा एसिड पाया जाता है, टैनिक एसिड, है ना। हाँ, ये सब याद रखना है। तो आपको इस चीज़ के बारे में हम लोग बताते हैं। चलिए, इसको लिख लिए हैं, चलिए लिख लिए, तो आगे देखिए। तो आम्ल का गुण रहेगा तो लिख दीजिएगा ना। अब इसी में अगर क्षार का भी गुण देगा तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा, वाह, उल्टा हो जाएगा ना। चलिए लिख लीजिएगा ना, अम्ल क्षार में अंतर, किन्हीं को दिक्कत नहीं। अब देखिए, आम्ल और क्षार में एक चीज़ यहाँ याद रखना है कि इमली या तो अंगूर जो देखे हैं अंगूर, तो इमली या अंगूर जो रहेगा उसमें आप लोग को टार्ट्रिक एसिड पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा,
टार्ट्रिक एसिड। पहला देखिए अम्ल, सॉरी अंगूर या अंगूर और इमली, इमली, इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल, है ना। तो अंगूर रहे या इमली रहेगा, इसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? टार्टरिक एसिड पाया जाएगा। समझ गए? फिर इसमें आपको मिलेगा दूसरा में सिरका, सिरका, हाँ, सिरका में एसिटिक एसिड पाया जाता है, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल। याद आएगा ना? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाएगा? एसिटिक अम्ल पाया जाएगा। अब इसमें एक चीज आपको याद रखना है, नींबू, नींबू या संतरा, है ना, इसमें साइट्रिक एसिड पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल। इसमें क्या पाया जाएगा? साइट्रिक अम्ल पाया जाएगा। एक होता है इसमें टमाटर, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा टमाटर में। समझ गए? एक होता है नारियल, समझ गए? नारियल होता है, तो नारियल में आपको लॉरिक एसिड पाया जाएगा। नारियल, नारियल में लॉरिक अम्ल, लॉरिक अम्ल। एक होता है चाय, चाय में आपको टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल पाया जाता है। जो चाय हम लोग पीते हैं ना, तो उसमें हम लोग को कौन सा एसिड पाया जाएगा? टैनिक अम्ल। या तो इसमें सेवेंथ में इधर देखिए, या तो इसमें देखिए कच्चे फल, कच्चे फल या सेव, सेव, इसमें आप लोग को पाया जाएगा मौलिक एसिड, मैलिक एसिड, मैलिक अम्ल। तो आपको याद रखना कि कच्चे फल हो या क्या, कच्चे फल या सेव हो, उसमें कौन सा एसिड पाया जाएगा? मैलिक अम्ल पाया जाएगा। एक होता है लाल चींटी या तो मधुमक्खी, देखे हैं? हाँ, लाल चींटी या मधुमक्खी, लाल चींटी या मधुमक्खी, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक, फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। इसमें कौन सा अम्ल पाया जाएगा? फॉर्मिक अम्ल पाया जाएगा। एक होता है आपका हरी घास या पत्ती रहेगा, ठीक ना, एक रहेगा आपको हरी घास या पत्तियां। इसमें आपको जो हरी घास और पत्ती जो जानवर लोग खाता है, या हम लोग भी हरी सब्जी खा लेते हैं, खाते हैं ना जी, तो वो सब में आप लोग को बेंजोइक एसिड पाया जाएगा। बेंजोइक, बेंजोइक अम्ल, कौन सा अम्ल पाया जाएगा? बेंजोइक अम्ल। एक होता है गेहूं, गेहूं होता है, तो गेहूं जो होता है उसमें ग्लूमेटिक एसिड पाया जाएगा। क्या होगा? ग्लूमेटिक, ग्लूमेटिक, ग्लूमेटिक अम्ल। इसमें हुआ क्या? ग्लूमेटिक अम्ल। तो इस तरह का आपका
एसिड के नाम पूछता है एग्जाम में कि सिरका निम्नलिखित में से सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल। या तो आपको अंगूर या इमली में पूछेगा या खट्टा पदार्थ जो भी रहेगा इसमें, तो क्या होगा, टार्ट्रिक अम्ल, है ना। एक आपको मिलता है दूध या दही, समझ गए हैं, लिखा है ना, तो उसको भी लिख ही लीजिए 11 नंबर। दूध या दही, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो दूध या दही जो रहेगा उसमें क्या पाया जाएगा, लैक्टिक अम्ल। तो ये सब एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक। तो एग्जाम में से एक आध दो क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में ये आ ही जाएगा, समझ गए। तो इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा कि दूध में या दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। अंगूर या इमली में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, टार्ट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल, एसिटिक अम्ल। आपको या नींबू या संतरा में साइट्रिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक ना, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाएगा, समझ गए। फिर यहाँ नारियल रहेगा तो नारियल में लॉरिक अम्ल। फिर चाय रहेगा उसमें टैनिक अम्ल। यहाँ कच्चे फल या सेब में कौन सा अम्ल, मौलिक अम्ल। लाल चींटी या मधुमक्खी के जो डंक रहता है उसमें कौन सा अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। और हरी घास या पत्तियां में कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल। फिर यहाँ पर गेहूं में कौन अम्ल, ग्लूमेटिक अम्ल। या तो दही या दूध में कौन सा अम्ल, लैक्टिक अम्ल। तो इस तरह का आपका एसिड जो रहता है एग्जाम में पूछा जाता है, समझ गए। और जो डंक होता है, डंक काटता है तब तो फूल जाता है, फॉर्मिक एसिड के कारण ही आपको काटने पर क्या होता है, फूल जाता है, या विष जो भी होता है मधुमक्खी सब फैल जाता है, समझ गए। चलिए आगे देखिए यहाँ पर। तो ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, समझ गए। अब देखिए इसमें अब आपको याद रखना है कि अर्हेनियस अम्ल और अर्हेनियस क्षार आता है, ठीक। तो अर्हेनियस अम्ल और अर्हेनियस क्षार के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक। अर्हेनियस अम्ल और क्षार। तो देखिए अर्हेनियस एक तरह का वैज्ञानिक है। अर्हेनियस क्या नाम है, अर्हेनियस एक वैज्ञानिक है, समझ गए। इसने ही पता लगाया था कि अम्ल होता है जो कि H+ आयन देता है और क्षार होता है जो कि OH- देता है। तो आप लोग का जो अम्ल का मुख्य गुण लिखाए थे उसमें एक गुण ये भी लिखा सकता है कि अम्ल होता है जो कि जल के साथ H+ आयन देता है, क्षार होता है कि जल के साथ OH- देता है कि नहीं। तो अर्हेनियस क्या है, एक तरह का वैज्ञानिक है ना। उसने ही क्या पता लगाया कि अम्ल क्या देता है, H+ आयन देता है। अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, अम्ल होता है जो कि नीले लिटमस पत्र का रंग को क्या करता है, लाल कर देता है। तो ये कौन दिए थे, अर्हेनियस महोदय ने दिए थे, है ना। हाँ वो हम बताएंगे, ठीक ना, समझ गए। तो अब देखिए इसमें आप लोग को बता रहा है एक एक पॉइंट्स करके कि अर्हेनियस अम्ल क्या होता है, ठीक। तो अर्हेनियस अम्ल आपको पहला डेफिनेशन ये आ जाएगा, अर्हेनियस अम्ल क्या है। तो आप याद रखिएगा कि जो पदार्थ जल के साथ हाइड्रोजन आयन कहने का मतलब हुआ बउआ कि H+ आयन देता है उसे अर्हेनियस
अम्ल कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्हेनियस अम्ल कहेंगे, है ना। तो जो पदार्थ जल के साथ H+ आयन, तो H+ आयन का मतलब H के मतलब क्या? हाइड्रोजन आयन, है ना। हाइड्रोजन आयन देता है, उसे क्या कहेंगे? अर्हेनियस अम्ल कहते हैं। समझ गए? तो अर्हेनियस अम्ल में जैसे आपको क्या हो गया, आपको यहाँ एग्जाम्पल अगर हमको चाहिए तो इसका एग्जाम्पल देखिए। अर्हेनियस अम्ल होता तो अम्ल में आपको पढ़े होंगे कि यहाँ पर एक HNO3 जो होता है ये भी एक प्रकार का क्या है? अम्ल है ना। तो ये देखिए ये जल के साथ है, ये क्या हो गया? इसमें हम जल के साथ इसको रिएक्शन करवा दिए तो HNO3 है जो कि क्या है? अम्ल है ना जी। तो जल के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या देगा हमको? H+ आयन देगा ना। तो यहाँ से हो जाएगा H+ और प्लस में NO3-। तो देखिए अम्ल हो गया जो कि जल के साथ अभिक्रिया किया तो क्या दिया? H+ आयन दिया, इसीलिए हो गया अर्हेनियस अम्ल, है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देते हैं, HCl दे दिए, है ना। तो HCl भी दिए, तो HCl में देखिए कि ये भी जल के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या देगा? H+ देगा और प्लस में Cl- देगा, है ना। तो ये आपका क्या हुआ? अर्हेनियस अम्ल का एग्जाम्पल हुआ और डिफिनेशन हुआ। समझ गए? एक होता है आपका, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अम्ल के बारे में, है कि नहीं। अब सेकेंड पॉइंट आपका क्षार हो गया, अर्हेनियस क्षार, है ना। तो अर्हेनियस क्षार में क्या होगा कि जो पदार्थ जल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोक्साइड आयन के मतलब क्या? OH- देता है उसे अर्हेनियस क्षार कहते हैं, उसे अर्हेनियस क्षार कहते हैं, है ना। तो जो पदार्थ जल के साथ हाइड्रोक्साइड आयन देगा यानी कि OH- देता है उसे क्या कहेंगे? अर्हेनियस क्षार कहते हैं। तो अर्हेनियस क्षार का एग्जाम्पल इसका क्या होगा कि इसमें आपको क्षार देखना है। तो क्षार में जैसे यहाँ देखिए NaOH हो गया, NaOH, ये भी जल से अब अगर रिएक्शन करता है, ठीक, तो ये जल से रिएक्शन करेगा तो आपको क्या देगा? Na+ और प्लस में OH-। तो देखो H- दिया ना, तो ये हो गया क्या? अर्हेनियस क्षार। अब KOH रहेगा, तो KOH में भी वही चीज़ होगा कि H2O हो गया और ये जब रिएक्शन करेगा तो K+ और प्लस में OH-। तो ये आपका हो गया अर्हेनियस क्षार। तो आपका एग्जाम में ये चीज़ आता कि अर्हेनियस अम्ल और अर्हेनियस क्षार में डिफरेंस पूछेगा तो आपको यही बताना है कि अर्हेनियस अम्ल होता है कि H+ आयन देता है जल के साथ, और अर्हेनियस क्षार होता है कि जल के साथ OH- देता है। समझ गए? चलिए तारिये से चलिए, तो इसके आगे अब कुछ पॉइंट्स आते हैं, उस पॉइंट्स को आप याद करते चलिए। एक होता आपका विद्युत अपघट होता, डिफिनेशन आपका याद रखना। तो एक होता विद्युत अपघट, विद्युत अपघट होता है। तो विद्युत अपघट के मतलब क्या होता है कि उसमें जो भी रहेगा वो जल से रिएक्शन कर करके, ठीक ना, वो विद्युत का सुचालक बनाएगा। जब तक जल से अभिक्रिया नहीं करेगा वो विद्युत अपघट बनेगा ही नहीं। तो जैसे इसमें याद रखना कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है ना।
इसमें याद रखना कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है उसे विद्युत अपघट कहते हैं। उसे विद्युत अपघट कहते हैं। तो ये याद रखना कि वैसा पदार्थ जिसका जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है उसे क्या कहेंगे? विद्युत अपघट कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप याद रखिए H2SO4 HNO3 NaCl NaOH etc. ये सब क्या है? ये सब विद्युत अपघट है। समझ गए? ये सब क्या है? विद्युत अपघट है। एक पॉइंट्स में लिखिए विद्युत अपघट। एक पॉइंट्स में लिखिए विद्युत अपघट लिखिए। इसमें विद्युत अपघट को आयन में टूटने की क्रिया को विद्युत अपघट को आयन में टूटने की क्रिया को आयनन कहते हैं। आयनन, हाँ ये याद रखना पॉइंट्स को। विद्युत अपघट को आयन में टूटने की क्रिया को क्या कहेंगे? आयनन कहते हैं। ठीक ना? एक आपको यहाँ पर इस एग्जाम में 100% कन्फर्म आएगा। इसको नोट में याद रखना। नोट जहाँ दिए उसको इम्पोर्टेंट है कि याद रखना है। समझ गए? जल में याद रखना कि घुलनशील भस्म को जल में घुलनशील भस्म को क्षार कहते हैं। ये आपको पूछेगा। ठीक ना? जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। किन्हीं को दिक्कत नहीं? एक होता है तनु विलयन। हाँ एक लिखिए इसमें तनु विलयन। तनु विलयन लिख के डैश दीजिए। हाँ तनु विलयन। तनु माने छोटे छोटे, है ना? तनु विलयन। तो इसमें लिखिए तनु विलयन में जब किसी विलायक में, ऐसे लिखो, ऐसे लिखना है। जब किसी विलायक में कोई पदार्थ कम मात्रा में घुली हो, हाँ घुली हो तो उसे तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन कहते हैं। तब उसे क्या कहेंगे? तनु विलयन। नाम से ही पता है तनु माने छोटा और तनु के मतलब कि कम। तो याद रखना कि जब किसी विलयन में कोई पदार्थ कम मात्रा में घुला है तब उसको क्या कहेंगे? तनु विलयन। एक होता है सांद्र विलयन। एक क्या होगा? सांद्र
सांद्र विलयन, है ना। तो सांद्र विलयन याद रखना है, तो जस्ट इसका उल्टा होगा, वो कम मात्रा में घुलेगा तो ये क्या होगा, अधिक मात्रा में घुलेगा, है ना। तो लिखिए इसमें, जब विलयन में ऐसे लिखो ना जी, देखो, जब विलयन में किसी पदार्थ का जब विलयन में किसी पदार्थ का अधिक मात्रा घुला हो तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे, सांद्र विलयन कहते हैं। समझ गए? हाँ, तो ये हो गया आपका तनु विलयन और सांद्र विलयन। इसमें भी अगर अंतर देता है तो आप लिख सकते हैं ना कि तनु विलयन में क्या हुआ कि जब भी किसी विलायक में कोई पदार्थ कम मात्रा में घुल जाएगा तब उसको तनु विलयन कहेंगे, और जब कोई पदार्थ विलयन के किसी पदार्थ का अधिक मात्रा में घुला हो, या तो जस्ट यही चीज लिख सकते हैं डेफिनेशन में कि जब किसी विलायक में कोई पदार्थ कम मात्रा में घुला हो तब उसे सांद्र विलयन कहेंगे। अधिक रहेगा तो सांद्र, कम रहेगा तो तनु। समझ गए? हो गया? चलिए लिख लिए, चलिए लिख लिए, तो आगे देखिए। दिक्कत है कि नहीं को? इसमें दिक्कत है? चलिए अब आगे पॉइंट्स में लिखिए। तो लिखिए, जिस अम्ल, हाँ पॉइंट्स में लिखिए, जिस अम्ल का आयनन आसानी से होता है, ये याद रखना है, जरूरी है, एकदम नेसेसरी है ना। इसको भी नोट में ही याद रखना है। जिस अम्ल का आयन आसानी से होता है, हाँ, जिस अम्ल का आयनन आसानी से होता है उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। अगर आपसे पूछेगा कि प्रबल अम्ल किसे कहेंगे, तो जिस अम्ल का आयनन आसानी से होता है उसे क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे में लिखिए HCl, अम्ल जानते हैं ना जी, हाँ, इसका एग्जाम्पल हो गया HCl, HNO3, है ना, H2SO4, ये सब क्या है, ETC, ये सब क्या है, प्रबल अम्ल है। एक होता है, इसी में आपको याद रखना है, ये अंडरलाइन कर लेना है, प्रबल अम्ल, क्योंकि आपका डेफिनेशन पूछेगा यही प्रबल अम्ल, तो वो जो डेफिनेशन होता है उसको अंडरलाइन कर लीजिएगा ताकि खोजने में दिक्कत ना हो। एक होता है कि जिस अम्ल का आयनन आसानी से नहीं होता है उसे ध्रुवल अम्ल कहते हैं। ध्रुवल अम्ल, हाँ, ध्रुवल अम्ल कहते हैं। ध्रुवल माने, ध्रुवल मतलब कमजोर, प्रबल मतलब कि स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, है ना। हाँ, तो इस चीज़ के लिए आप लोग याद रखिएगा। इसमें एग्जाम्पल में लिख लीजिए, हाँ, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HCOOH, है ना, HCOOH,
COOH हाँ HCOOH, एक हो जाता है CH3COOH, CH3COOH। ये हो गया आपका एसिटिक एसिड, ये हो गया फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड अगर पूछा जाएगा कि फॉर्मिक एसिड का सूत्र क्या होता है HCOOH, अगर एसिटिक एसिड पूछा जाता है CH3COOH, ठीक ना। यानी कि इसका नाम हो गया फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ये हो गया एसिटिक अम्ल। समझ गए। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होगा CH3COOH, और फॉर्मिक अम्ल का सूत्र क्या होगा HCOOH। समझ गए। अब इसमें एक आता है एग्जाम्पल कि एक प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार। देखिए दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि प्रबल क्षार में रहेगा तो उसमें भी क्या होगा, आयनन आसानी से हो जाएगा, और दुर्बल क्षार भी रहेगा तो उसमें आयनन आसानी से नहीं होता है ना। अम्ल का जो है वही क्षार का होगा, बशर्ते आपको एग्जाम्पल याद रखना है प्रबल अम्ल का, प्रबल क्षार का और दुर्बल क्षार का। जैसे इसमें देखिए यहाँ देखिए, यहाँ प्रबल क्षार है, तो देखो प्रबल क्षार का एग्जाम्पल आप लोग याद रखिएगा। समझ गए। जैसे NaOH हो गया, एक हो गया KOH, ये हो गया आपका प्रबल क्षार। आपको से एग्जाम्पल में पूछा है कि प्रबल क्षार का एग्जाम्पल है, दो गो बताओ, तो दो गो एग्जाम्पल आपको बताना, NaOH और KOH। एक हो गया आपका दुर्बल क्षार, समझ गए। एक क्या होगा, हाँ दुर्बल क्षार, तो दुर्बल क्षार में हो जाएगा NaOH का होल टू, आएगा MgOH का होल टू। समझ गए। एक होता CaOH का होल टू, हाँ ये भी हो सकता है CaOH का होल टू। तो ये सब क्या है आपका एग्जाम्पल रहेगा। समझ गए कि दिक्कत है कि नहीं को, है ना। तो एक और एग्जाम्पल अगर लेना तो इसमें एक ले सकते हैं NH4OH। ये सब क्या है, दुर्बल क्षार है ना। चलिए तो आप लोग को इतना थक था। अब इसमें अब आपको जो भी पढ़ना, अब रिएक्शन पढ़ना है। इसमें कुछ हम आप लोग को फार्मूला भी बता दिए थे, खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा, है ना जी। फिर हो गया कि जल का, फिर आंसू गैस, फिर संगमरमर का सूत्र काली चूना, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, नीला थोथा, हरा कशिश, ये सब का सूत्र बताए थे। तब वो सब से रिलेटेड अब आपको इसमें एक रिएक्शन आएगा। जैसे ब्लीचिंग पाउडर हो गया, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, ब्लीचिंग। फिर वहाँ पर व्यंजक चूर्ण के बारे में बताना है कि व्यंजक चूर्ण किसे कहते हैं। तो आपको अब कुछ रिएक्शन और पॉइंट्स बच गए हैं, उसके बारे में अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ठीक, ओके। आप लोग का जो चैनल ना ही अगर मिल रहा है तो चैनल आपको याद है ना, हाँ, आप इस चैनल पर जाइए और बढ़िया से दोबारा सर्च कर करके कोचिंग सेंटर, है ना, इस पर जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़िए बढ़िया से, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जितने सब्सक्राइब करिएगा आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक, चलिए ओके।